Hello students, today we will discuss about Archimedes principle, buoyancy, buoyant force या फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज नेम्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या बताया है, अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स करते हैं यानी कि इसको डुबोते हैं तो क्या होता है, उसके वेट के अंदर कमी आ जाती है। यानी कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पार्शियली और होली, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड। तो जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो डिक्रीज हो जाता है। और कितना होगा, द डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी कि जितना हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उतना ही ऑब्जेक्ट के वेट में डिक्रीज होता है। तो हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट if an object is partially or wholly immersed, if an object is partially or wholly immersed in a liquid, then its weight get decreased. Then its weight is decreased. जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर पार्शियली या होली इमर्स किया जाता है तो उसके वेट के अंदर कुछ कमी आ जाती है, जो कि किसके इक्वल होगी, यानी कि डिक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ amount of water displaced, यानी कि जितना वाटर ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उतना ही ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाएगी, उतना ही वेट डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, that this object is immersed in water. If it displaces 20 gram of water and let the weight of object is 100 gram. मान लीजिए ऑब्जेक्ट का वेट है 100 ग्राम। जैसे ही हमने उसको इमर्स करना चाहा तो उसने, जैसे उसको इमर्स करने आए हैं हम लिक्विड के अंदर उसको प्लेस किया तो क्या हुआ, उसने 20 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के वेट में कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना होगा, यहाँ से अगर 20 ग्राम वाटर उसने डिस्प्लेस किया तो 20 ग्राम ही डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 80 ग्राम। Is it clear? Next, applications of Archimedes principle. Archimedes principle के क्या बेनिफिट हैं, क्या यूजेज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज हम कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इससे, यानी कि
किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंक होना या फ्लोट करना पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, दोनों की रेशियो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। तो एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस नंबर 1, to find density, to find density of liquid, density of liquid. Number 2, to find relative density, to find relative density. नंबर 3 क्या कर सकते हैं हम इससे, वाटर के का अमाउंट बता सकते हैं हम मिल्क के अंदर कितना ऐड किया गया है। कैसे? क्योंकि मिल्क की डेंसिटी अलग होती है और वाटर की डेंसिटी अलग होती है। तो यानी कि जितना मिल्क की डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी उतना वाटर की डेंसिटी उसके अंदर यानी कि वाटर का अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये पता लगाया जा सकता है, यानी कि मिल्क की प्योरिटी का हम पता लगा सकते हैं। और मिल्क की प्योरिटी का पता लगाने के लिए हम जो यूज करते हैं मीटर्स, वो होता है हमारा लैक्टोमीटर्स। यानी कि हम लैक्टोमीटर डिजाइन कर सकते हैं। टू डिजाइन लैक्टोमीटर्स। अब क्योंकि हम लिक्विड की भी डेंसिटी इससे चेक कर सकते हैं, तो लिक्विड की डेंसिटी चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोमीटर। सो टू डिजाइन हाइड्रोमीटर्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सिंक होना या फ्लोट करना, इससे हम पता लगा सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। तो इसका मतलब हम इससे शिप्स और सबमरीन की डिजाइन्स भी कर सकते हैं। टू डिजाइन शिप्स एंड सबमरीन्स, यानी कि जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उससे हम डेंसिटी का इजीली पता कर सकते हैं। वो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है। तो दोनों की डेंसिटी से हमें रिलेटिव डेंसिटी का पता लग जाएगा। तो एप्लीकेशन है टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड रिलेटिव डेंसिटी। अगर लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता लग गई तो रिलेटिव डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। मिल्क की प्योरिटी चेक करने में यानी कि लैक्टोमीटर्स डिजाइन करने में, लिक्विड की डेंसिटी चेक करने में यानी कि हाइड्रोमीटर डिजाइन करने में, शिप्स और सबमरीन्स डिजाइन करने में। इससे पता लग सकता है कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी वाटर के अंदर और कौन सी चीज़ सिंक हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि जितना वेट में कमी आती है कोई फोर्स उसके ऊपर की तरफ लग रहा है, यही तो शो कर रहा है। यानी कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो इधर से फोर्स लगाएगा, क्योंकि लिक्विड सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा। तो हम देखेंगे इधर वाले फोर्स, क्योंकि लिक्विड सेम ही है, इधर भी वाटर है इधर भी वाटर है, तो क्या होगा, इधर वाले फोर्स अपोजिट भी हैं इक्वल भी हैं, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो हमारा जो फोर्स लगा है वो किधर लगेगा, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट के वेट में डिक्रीज आएगा। यही तो हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट के वेट में डिक्रीज होता है, और वो कितना होता है, जितना उसने अमाउंट वाटर का डिस्प्लेस किया है। तो ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको क्या बोला जाता है,
अब देखिए, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया था लिक्विड के अंदर, तो उसने कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया था और उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा था। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अब देखिए, क्योंकि जो हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला है, कुछ वेट ऑब्जेक्ट का भी होगा। ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, ऑब्जेक्ट का वेट है जो वो नीचे की तरफ लगेगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्क्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो लिक्विड जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, यानी कि फोर्स ऑफ लिक्विड वर्क्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। यही तो देखना में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम अपथ्रस्ट। क्या बोलेंगे? अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स, या फिर सिंपली बायंसी, या फिर बायंसी प्रॉपर्टी के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब थर्स्ट क्या है? ऊपर की ओर लगने वाला थर्स्ट फोर्स। थर्स्ट कितने डिग्री पे लगता है? 90 डिग्री पे। तो हम लिखेंगे, इसको डिफाइन कर सकेंगे। अब थर्स्ट क्या है? इट इज फोर्स, या इट इज अ फोर्स which acts normally, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसा फोर्स जो ऊपर की तरफ लगे और 90 डिग्री एंगल पे लगेगा, यानी कि नॉर्मली लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे अपथर्स्ट या फिर बायंट फोर्स। अब ऑब्जेक्ट कब सिंक होगा, कब फ्लोट करेगा, ये कंडीशंस आती हैं हमारे। यानी कि यहां पर हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब सिंक हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का वेट, क्योंकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ वर्क करता है और बायंट फोर्स ऊपर की तरफ, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बायंट फोर्स, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ आएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो हमारा यहाँ से निकला है, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपथ्रस्ट से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। नेक्स्ट, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ लगता है और बायंट फोर्स ऊपर की तरफ, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा, यानी कि बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ यानी कि सरफेस पे रहेगा, फ्लोट करेगा, नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द अपथ्रस्ट, then object will float, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तैरेगा।
यानी कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कम है, ऊपर की तरफ ज़्यादा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आप थर्स्ट और वेट इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जहां ऑब्जेक्ट रख दिया लिक्विड के अंदर वहीं रहेगा, यानी कि ना तो ये वाला ज़्यादा है ना ये वाला, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन लगाएंगे, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। इट मीन्स इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज equal to the upthrust, then object will float, तो भी फ्लोट करेगा। अपथर्स्ट या बायंट फोर्स क्या है हमारा, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स नॉर्मली ऑन द अपवर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे जो हमारा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम अपथर्स्ट या फिर बायंट फोर्स, क्योंकि ये उसकी तैरने में हेल्प कर रहा है, उसकी फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉज ऑफ फ्लोटेशन, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब सिंक होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का वेट बायंट फोर्स से ज़्यादा है, ये ऑब्जेक्ट का वेट इधर बायंट फोर्स, दोनों इस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो बायंट फोर्स से ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का वेट, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ यानी कि सिंक हो जाएगा। अगर हमारा बायंट फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर अपथर्स्ट यानी कि बायंट फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। ये हमारे लॉज ऑफ फ्लोटेशन है।